जानना एक बात होती है और उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य से ये पता लगेगा कि इस पाठ को जब आप पढ़ लेंगे तो कौन कौन सी बातें आपकी समझ में आएंगी। तो पहला है, मिथकों और भ्रांतियों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। प्रजनन व यौन स्वास्थ्य से संबंधित विषयों के बारे में जागरूक हो सकेंगे। दैनिक जीवन में आने वाली संभावित समस्याओं के प्रति सावधान हो सकेंगे। सही समय पर निर्णय न लेने के परिणाम बता सकेंगे। एड्सग्रस्त परिवार और समाज के बीच के संबंधों पर टिप्पणी कर सकेंगे। भारतीय परिवार में नारी की स्थिति और उसके संघर्ष की विवेचना कर सकेंगे। यौन स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे और अनुराधा कहानी का सार बता सकेंगे। तो ये मुख्य उद्देश्य हैं जो इस पाठ से निकलकर आ रहे हैं। सबसे पहले कवि के बारे में हम जान लेते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कहानी है जो श्री पंकज कुमार ने लिखी है, जिनका जन्म 1 जून 1983 को हुआ। दर्शन शास्त्र में उन्होंने बीए किया और वे जब यह कहानी लिखी गई थी तो एमए कर रहे थे, और अपनी छोटी आयु में ही उन्होंने उत्तराखंड सम्मान 2006 प्राप्त किया, और यह कहानी युवा हिंदी कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुई और साहित्य अमृत पत्रिका के फरवरी 2006 के अंक में प्रकाशन भी इसका किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस कहानी में कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई होगी। कहानी को समझने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया होता है कि आप उसके मुख्य बिंदुओं को समझें। तो इस कहानी को अगर देखें तो इसमें एक ऐसे स्त्री की कहानी है जिसका पति एड्स से पीड़ित है। उसकी परिवार और समाज में उपेक्षा की जाती है, उसका यहाँ विस्तार से चित्रण किया गया है। और केवल चित्रण नहीं किया गया है बल्कि समाज के प्रति दृष्टिकोण बदलने का एक संदेश भी है। इसके अलावा समाज व परिवार में स्त्री की क्या भूमिका होती है यह भी आपको यहाँ स्पष्ट होगा, और नारी के संघर्ष की कहानी भी आपको यहाँ दिखाई देगी। अगर इसके कथाक्रम को देखें, इसमें मुख्य पात्र अनुराधा है। अनुराधा के चिंतन मनन से ही कहानी प्रारंभ होती है। एक नारी के द्वारा अधिकार बोध को दर्शाया गया है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। स्त्री और पुरुष के प्रति अलग अलग धारणाओं के प्रति आक्रोश भी दिखाई देता है और बराबरी का भाव प्रकट हुआ है। अनुराधा के जीवन के प्रति जो दृष्टि है और उसकी अद्भुत जो संघर्ष क्षमता है उसको यहाँ पे रूपायित किया गया है। आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें जीवन के अनेक मोड़ दिखाई देते हैं, जैसे कम उम्र में विवाह होना, नौकरी न कर पाने की स्थिति, बच्चा न होने की वजह से घर के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन, पति को HIV पॉजिटिव होने पर घर द्वारा तिरस्कार और हमेशा झुकाने की कोशिश। ये सारी विषम परिस्थितियां एक नारी के जीवन की यहाँ दर्शाई गई हैं। इसके बावजूद यह दिखाया गया है कि अनुराधा बहुत ही संयमित है और पति की सेवा में तत्पर रहती है, और पति के देहांत के बाद शहर में जाकर इलाज भी कराती है अपना। तो एक तरह से आपको एक भूमिका इसकी पता लग गई कि कहानी किसके बारे में है। अब हम कहानी को छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके और उसकी मुख्य विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कहानी प्रारंभ होती है अनुराधा के चिंतन मनन से, जैसा मैंने बताया। वहां अनुराधा अपने अधिकार को खोजने की कोशिश करती है। एक आप समझ लें कि चिंतन के साथ कहानी शुरू हो रही है।
उसे लगता है कि अधिकार बनते तो सबके लिए, लेकिन उनका लाभ जो सबल होते हैं, बलवान होते हैं, केवल वही लोग उठा पाते हैं। निर्बल तो उनसे वंचित रह जाता है। वह केवल कर्तव्य का पालन करता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मजबूत लोग हैं, वास्तव में जीने का अधिकार केवल उन्हीं का है। इस चिंतन के बाद अनुराधा के माध्यम से लेखक यह भी बताना चाहते हैं कि वह अपने वजूद को सुरक्षित रखना चाहती है। उसे आत्मज्ञान है कि वह भी इस सृष्टि की एक अनमोल रचना है और सृष्टि के विकास में उसका योगदान भी है। वह केवल दायित्व को पूरा करने के लिए विवश नहीं है, बल्कि उसे जीने का समान अधिकार है और वह किसी न किसी तरह से अपने अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश करेगी। ऐसा पूरी कहानी में व्याप्त होता है। इसमें आप ये भी देखेंगे कि जो रचनाकार है वह प्रारंभ में ही एक जिज्ञासा उभारता है और उसके मन में जिज्ञासा यह है कि नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग क्यों नहीं हो रही है। और अनुराधा यह कहती है कि वह अपने को योग्यतम सिद्ध करेगी। जब आप कहानी में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पति की मृत्यु हो जाती है और उससे कहानी के कई सूत्र निकल के बाहर आते हैं। कठिन परिस्थितियां अनुराधा के जीवन में आती हैं, लेकिन वह घबराती नहीं है। वह एक संकल्प लेकर आगे बढ़ती है, जागरूक बनकर आगे बढ़ती है और वह कहती है कि देह का प्रश्न यदि स्त्री की मान मर्यादा से जुड़ता है तो क्या विवाह वेदी पर बैठकर औरत अपनी मान मर्यादा अपने पति के हाथों गिरवी रख देती है? यदि पति होने का अर्थ स्वामी होना है तो क्या पति औरत का जीवन हरण कर सकता है? अब देखिए, इस तरह का जो विचार है, यह विचार प्रश्न करता है कि एक नारी है कि उसे अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करना चाहिए। वास्तव में मान मर्यादा का प्रश्न हो या इच्छा का प्रश्न हो, जितना विवाह से पूर्व महत्वपूर्ण है उतना विवाह के बाद भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैवाहिक जीवन पति पत्नी दोनों के आपसी संबंध पर निर्भर होता है। इसलिए अगर पति को स्वामी बनाया दिया जाए और पत्नी के साथ व्यवहार ठीक न किया जाए, ये दोनों चीजें उचित नहीं है एक अच्छे और स्वस्थ समाज के लिए। इसीलिए यहाँ पे यह बताने की कोशिश की है लेखक ने कि नारी और पुरुष के सामंजस्य पर ही समाज टिका होता है। अगर उनमें टकराव होगा तो भावी पीढ़ी का जो भविष्य है वह अंधकारमय हो जाएगा। तो यह पहले अंश के जो चित्रण है उनसे यह भाव निकल कर आता है। अब हम दूसरे अंश पे चलते हैं। यहाँ अनुराधा के जीवन की विभिन्न जो कड़ियां हैं उसको जोड़ने की कोशिश की गई है। अनुराधा शहर में पली बढ़ी हुई एक मध्यम वर्ग की नारी है और जिसने ललित कला में बीए किया हुआ है। वह चाहती तो है कि उस विषय में वह अपना करियर बनाए और प्रसिद्धि प्राप्त करे, लेकिन माता पिता शीघ्र उसे विवाह के बंधन में बांध देते हैं। उसके पति नौकरी तो शहर में करते हैं परंतु गांव में रहते हैं, इसके कारण वह भी गांव में रहती है। और सामाजिक सोच यह भी थी कि चूंकि पति कमा रहा है तो स्त्री को कमाने की क्या जरूरत है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है तो विवाह के प्रारंभिक दिनों में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा अनुराधा को। वह 2 वर्षों तक मां नहीं बन पाई तो यह भी दिखा
दिखाया गया है कि उसके सास का जो व्यवहार था वह ठीक नहीं था। बाद में जब अनुराधा मां बनने की चाहत रखती है तो उसके पति विजय हंसकर टाल देते हैं। फिर यह दिखाया जाता है कि विजय बीमार रहने लगते हैं और जब उनकी जांच होती है तो पता लगता है कि वे HIV पॉजिटिव हैं और डॉक्टर हिदायत देते हैं अनुराधा को कि पति से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पे कहानी का एक दूसरा मोड़ भी दिखाई देता है कि विजय के बीमार होने पर जो छोटा भाई अजय है वह भयभीत होकर घर छोड़कर चला जाता है और यहाँ तक कि रिश्तेदार भी दूरियां बनाने लगते हैं। विजय के जो माता पिता हैं वह भी डर के माहौल में रहते हैं। तो इस तरह से एक चित्र रखा गया है कि HIV पॉजिटिव आदमी के प्रति जो प्रेम सहानुभूति होनी चाहिए वह कहीं नहीं दिखाई देती है। और अनुराधा को भी यहाँ भयाक्रांत दिखाया गया है और यह भी दिखाया गया है कि वह संस्कारों और सामाजिक मर्यादाओं में बंधी रहती है और पति के प्रति अपना प्रेम भी प्रदर्शित करती है। वह जानती है कि अग्नि को साक्षी बनाकर दोनों का संबंध बना है। तो जो भारतीय नारी के जो गुण होते हैं वह अनुराधा में भी दिखाई देते हैं। वह पति की सेवा करती है, डॉक्टर की चेतावनी के बावजूद भी वह विजय के साथ रहती है ताकि मृत्यु के पहले उन्हें कोई कष्ट की अनुभूति न हो। लेकिन अनुराधा का जो ये अपनापन है, यह त्याग की भावना है, निस्वार्थ की भावना है, उसे पति नहीं समझ पाता। वह एक तरह से कहें तो स्वार्थ में आ जाता और वह एक तरह से भाग्य को दोषी देता है। दूसरी ओर अनुराधा की जो सास है, जैसा मैंने बताया कि वह परंपरागत जो विचार हैं उसी का यहाँ प्रदर्शन करती है। वह औरत को धर्म समझाती है कि पति जो है परमेश्वर होता है और पति की सेवा करने से दूसरे लोग का सुधार होता है। इस तरह से पूरा एक प्रसंग बनाया गया है कि किस तरह से अनुराधा जो है इस परिवार में चारों तरफ से दबाव और घुटन का जीवन जी रही है और एक आदर्श बहू बनने की कोशिश भी कर रही है। इसी तरह से कुछ समय संघर्ष के दिन बीतते हैं, लेकिन पति की बीमारी बढ़ जाती है और फिर पति का देहांत हो जाता है। पति का अंतिम संस्कार जब हो जाता है तो ऐसी स्थिति होती है कि रोग से भयभीत लोग मृत्यु के पश्चात भी घर पे नहीं आते हैं और अनुराधा के प्रति किसी के मन में करुणा का भाव नहीं है। अब आप देखें कि किस तरह की नारी की व्यथा का चित्रण यहाँ पे है। अब पति की मृत्यु के बाद अलग तरह की चुनौतियां अनुराधा के जीवन में आती हैं। आप जानते हैं कि हमारे समाज में विधवा का जीवन कितना मुश्किल होता है। आगे घटनाक्रम जब बढ़ता है तो यह दिखाया गया है कि अनुराधा गर्भवती होती है। यह जानकर सास ससुर अनुराधा के स्वास्थ्य की जांच उसके करवाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं और देवर जो अजय है वह बच्चे की जांच करवाने के पक्ष में है और वह समर्थन भी करता है एक तरह से अनुराधा का। और उसके बाद यह भी दिखाया गया है कि विजय की बीमारी के कारण जो घर की हालत है, आर्थिक स्थिति है, वह भी ठीक नहीं है और बीमा कंपनियों से जो धनराशि मिलनी थी उस पर किसका हस्ताक्षर हो और किसे वह धन मिले, इसका द्वंद्व भी यहाँ दिखाया गया है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। ससुर
के साथ अनुराधा बैंक में खाता खुलवाती है, लेकिन देखिए यहाँ खाता संयुक्त रूप से खोला जाता है जिसमें अजय का नाम भी डाला जाता है। और यह देखकर अनुराधा के मन में आक्रोश होता है कि उसके पति के धन पर तो उसका अधिकार है, उसे क्यों नकारा जा रहा है। लेकिन व्यवस्था का दोष ऐसा है कि वह चुप हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और कष्ट है कि वह गर्भवती है, तो वह किस प्रकार से अपनी रक्षा करे और अपने बच्चे की रक्षा करे, क्योंकि उसके मन में भी तरह तरह की आशंकाएं हैं कि कहीं वह भी एड्स पीड़ित तो नहीं है या उसका बच्चा एड्स पीड़ित नहीं है। तो इस तरह का द्वंद्व भी यहाँ पे लेखक ने दिखाया है। बाद में चलकर अनुराधा को एक विद्रोहात्मक नारी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वह बैंक के सारे कागजात को लेकर शहर में चली जाती है अपने देवर के पास, और वह अपना वेशभूषा भी सामान्य रखती है। विधवा का जो वेश कहा जाता है वह नहीं धारण। और इसके अलावा आप देखेंगे कि वह स्वयं को एक तरह से मजबूत बनाती है। केवल रोकर अपने जीवन को नहीं बिताना चाहती, बल्कि वह एक संकल्प लेती है कि जो भी बाधाएं उसके सामने आई हैं वह उनका समाधान ढूंढेगी। और एक अच्छी स्थिति ये दिखाई गई है कि जब वह देवर के घर में जाती है तो देवर और देवरानी दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है और दोनों मिलकर उसके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल कराते हैं और उसके प्रति एक तरह से समानुभूति भी रखते हैं। अब यहाँ आप देखें कि दो ही स्थितियां थी, या तो अनुराधा उसी परिवेश में समाप्त हो जाती या फिर विद्रोह करके घर से बाहर निकलती। तो यहाँ अनुराधा का जो निर्णय है कि वह अपने बलबूते आगे बढ़ेगी, यह बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि आधुनिक नारी का दृष्टिकोण दिखाया। और अजय को भी एक परिवर्तित मनुष्य के रूप में दिखाया गया है, और वह कहता है कि हमें एड्स से सावधान रहना चाहिए, उससे बचाव करना चाहिए और निदान देखना चाहिए। इसीलिए बाद में चलकर वह अनुराधा के साथ संघर्ष, एक तरह से जो संघर्ष आया है सामने, उसका सामना करता है। और वह कहता है कि हमें जीवन के प्रश्नों से डरना नहीं चाहिए, परिस्थितियों से अंतिम दम तक संघर्ष करना चाहिए। तो एक बहुत ही उदात्त भाव उसके माध्यम से दिखाया गया है। और वह कहता है कि जीवन युद्ध भूमि है, कर्म भूमि है, हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। इसके अलावा वह अधिकारों की बात भी करता है, स्वाभिमान की बात भी करता है। और अंत में जब आप देखेंगे तो वहां नारी के अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की शुरुआत होती है। और यहाँ अनुराधा के जीवन में नया मोड़ तब आता है जब वह जीवन जीने का संकल्प लेती है। उसने एक चुनौती को स्वीकार किया और यह दृढ़ निश्चय किया कि जो भी परिस्थितियां हो उसमें से निकलकर आगे बढ़ेगी। यह शीर्षक बड़ा महत्वपूर्ण है, अनुराधा। आप देख रहे हैं पूरी कहानी के दौरान कि सारा ताना बाना अनुराधा के इर्द गिर्द ही घूमता है, और दूसरे पात्र वह आए भी हैं तो सहायक के रूप में आए हैं। अनुराधा को एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में भी दिखाया गया है, जो संस्कारों में रहती है, शालीनता में रहती है और पति के सारे दायित्वों को पूरा करती है। लेकिन बाद में चलकर वह अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष भी करती है। और दकिया समाज की प्रणालियां थी, उसका यह शीर्षक बड़ा उपयुक्त है। अगर भाषा की बात करें तो इसमें चिंतन प्रधान शैली है,
आप देख रहे हैं कि शुरुआत भी उसी तरह से होती है। और नारी के मन की अंतर व्यथा है, वह किस प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों में सोचती है और किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है, उसका पूरा मनोविश्लेषणात्मक चित्रण आपको यहाँ मिलेगा। क्योंकि अनुराधा कहती है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। एक मानसिक आरोग्यशाला में किसी मनोरोगी की भयावह मौत तो मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहती। अब आप देखिए कि किस तरह का भाव उसके मन में है। उसके अलावा प्रश्न खड़ा करती है जगह जगह, कहती है कि सावधानी तो ठीक है, लेकिन डर किस किस से भागूंगा, दुनिया से भाग सकूंगा क्या? अब इस तरह की जो शैली लेखक ने रखी है, यह इस बात की द्योतक है कि नारी के जीवन में अनेक सवाल उठते रहते हैं और उन सवालों से संघर्ष करना पड़ता है। विजय की मृत्यु के बाद आप इसमें देखेंगे कि वृत्तात्मक शैली भी है, परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। उसके अलावा गांव के घर का वर्णन भी है, तो वर्णनात्मक शैली भी आपको यहाँ मिलेगी। और व्यंग्य शैली तो पूरी कहानी में आपको नजर आएगी, क्योंकि जो बात सीधे सीधे नहीं कही जाती है उसको व्यंग्य के माध्यम से कहा जाता है। यहाँ पे अनुराधा कहती है कि सिर्फ डिग्रियां पाने वाले शिक्षित किस प्रकार मानवीय भावनाओं संस्कारों से शून्य होते जा रहे हैं, सिर्फ पत्नी के कर्तव्य समाज को याद रहते हैं। इस तरह के जो विचार हैं, जो पंक्तियां हैं, वो वास्तव में बड़े ही मार्मिक हैं और भाषा का एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रस्तुत करती हैं। इस कहानी की जो वाक्य संरचना है वह सरल है और आम बोलचाल की भाषा है। आप इसमें तत्सम शब्द भी देखेंगे, जैसे दायित्व, दुष्परिणाम, संक्रमण। तद्भव शब्द भी है, आज मेरा, आंसू, पूरब। अगर आप देशज शब्द देखें तो तुरत, फुरत, रुलाई, पछड़ा, इस तरह के देशज शब्द भी हैं। उर्दू फारसी के शब्द आपको मिलेंगे, बिरादरी, हिकारत। अंग्रेजी के शब्द भी हैं, पासबुक, पीएफ। सुक्तियां आपको बहुत मिलेंगी इसमें, जैसे औरत दे ही नहीं दिल और दिमाग भी है। इनसे कहानी बहुत ही मजबूत बनी है। कहानी के उद्देश्य को संक्षेप में देख लें कि इसमें जैसा मैंने बताया कि नारी के जीवन की समस्याओं को उभारा गया है। दकियानुसी परंपरा का विरोध आप जगह जगह देखते हैं। जब कहा जाता है कि पति जैसा चाहे वैसा करना पड़ता है, इसी में औरत का ये लोक और परलोक दोनों है। इस तरह से व्यंग्य भी किया गया है। नारी शक्ति का भी यहाँ पे आपको उद्घाटन मिलेगा। और शुरू में अनुराधा डरी डरी नजर आती है, लेकिन बाद में वह अपने को मजबूत दिखाती है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण संदेश है कि समाज में एड्स के जो रोगी हैं उनके प्रति किस प्रकार का भाव होना चाहिए, इसे लेखक ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और लेखक यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के भविष्य को संभालना है, अगर समाज को नियंत्रित करना है, संयमित करना है, तो यह बहुत जरूरी है कि हम एड्स के प्रति जागरूकता लाएं समाज में और समाज को एक ज्ञानवान बनाएं एड्स के प्रति। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। अब संक्षेप में हम इसके सारांश को देख लेते हैं। अनुराधा कहानी में नारी मन की अंतर्व्यथा का चित्रण है। परिवार में एक एड्स के रोगी से संबंधियों, माता पिता, भाई, पत्नी आदि पर जो प्रभाव पड़ता है उसका चित्रण है। एड्स रोगियों की समय पूर्वक जांच तथा सावधानी समाज को इसके भयावह रूप से बचा सकती है। किसी भी समस्या पर खुलकर चर्चा करने से हम अनेक विकट परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। नारी को अपनी शक्ति और अपने अस्तित्व का ज्ञान प्रारंभ से ही होना चाहिए ताकि वह विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। समाज को भी इसमें समर्थन देना चाहिए। कठिन परिस्थितियों और मुसीबतों से भागना उनसे बचने का उपाय नहीं है। संघर्ष कर उन्हें पराजित करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। समस्या प्रधान इस कहानी में अनेक शैलियों का वर्णन किया गया है और भावबोध की गहराई इसमें
दिखाई गई है और एड्स के द्वारा उत्पन्न जो सामाजिक मानसिक समस्याएं उभरी हैं उनको भी यहाँ दिखाया गया है। इसमें संक्षेप में हम देख लेते हैं कि प्रमुख प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं और जो मैंने चर्चा की है अभी उसे आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे आपको कथा में अनुराधा के अतिरिक्त कौन सा पात्र सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो अनुराधा के अलावा आप देखेंगे कि अजय का जो चरित्र है वह बेहतर दिखाया गया है। दूसरा प्रश्न है, डरकर ही आज मैं अपने समस्त भयों से मुक्त हो चुकी हूँ। अनुराधा ने ऐसा क्यों कहा? जब उसके अंदर एक नारी शक्ति का बोध हुआ, अस्तित्व का बोध हुआ, तो उसने ऐसी बात कही है। अनुराधा के चरित्र की 4 विशेषताएं आप आसानी से बता सकते हैं। उसी तरह से भाषा शैली पर टिप्पणी आप आसानी से करिए और कहानी का उद्देश्य मैंने विस्तार से बताया, उसे संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। शीर्षक के बारे में भी मैंने चर्चा की। इसी तरह से आशय स्पष्ट करने के लिए एक प्रश्न आपको आता है, तो इसमें जो पंक्ति का मूल अर्थ है उसको आपको व्याख्यायित करना पड़ता है। जैसे यह अधिकार सिर्फ सबल के हिस्से ही आती है, निर्बल के लिए तो कर्तव्य और सिर्फ दायित्व ही आते हैं। यह जब अनुराधा कहती है तो एक तरह से हमारे समाज पर व्यंग्य कर रही है और समाज को यह बताने की कोशिश करती है कि अधिकार का बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए। पुरुष और स्त्री इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। नारी को भी समान रूप से जो अधिकार पुरुष को हैं वो सभी देने चाहिए और किसी प्रकार से समाज में शोषण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस कहानी को हमने संक्षेप में जानने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे लाभ हुआ होगा। तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दूसरे पाठ पर चर्चा करेंगे।